बादलों के झुंड, ऊंचे पहाड़, शस्य श्यामला धरती और दूध की धार जैसे सुंदर जलप्रपात। अपनी सुंदरतम रूप में प्रकृति सुंदरी मानो अटखेलियां कर रही हो। ऊंचाई से गिरता पानी मानो अपनी सुमधुर ध्वनि तरंगों से प्रकृति सुंदरी का मुंह बहला रहा हो। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, खुला आसमान, अपने अपने कामों में व्यस्त ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। प्रकृति सुंदरी का यह मनमोहक रूप हमेशा मुझे और मेरे कैमरे को मोहित करता रहा है। मैं इस सम्मोहक वातावरण का आनंद ले ही रहा था, तभी मुझे अपने दफ्तर से आदेश मिला। यह आदेश था नर्मदा पर एक लघु चित्र बनाने का, और मैं चल पड़ा पवित्र पावनी नर्मदा के उद्गम की ओर। देवी नर्मदा के प्रति मन में आदर तो था ही, साथ ही रोमांच भी कि इतनी प्राचीन और पवित्र नदी का इतिहास जानने का अवसर मिलेगा। जनमानस में बसे उसके स्थान को महसूस करते हुए उसके किनारों पर बसी संस्कृति और उस संस्कृति से गूंजती उसकी यशोगाथाओं को समेटने का अहम कार्य अब मेरी जिम्मेदारी बन गया। समुद्र सतह से 1051 मीटर की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की अमरकंटक पर्वत श्रृंखला, यहीं के कुंड के एक गोमुख से एक जलधारा के रूप में नर्मदा प्रकट होती है, जिसे कोटि कुंड कहते हैं। यही जलधारा नर्मदा कुंड में आती है, जिसे कोटि तीर्थ कहते हैं। पूरा अमरकंटक सिद्धि क्षेत्र कहलाता है और इसकी महिमा बखानी गई है। यहां दिन रात चहल पहल रहती है। आठों प्रहर देवी नर्मदा के दर्शन पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला नेकल नाम से भी जानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ के आदिवासी नर्मदा को नेकल सुता कहते हैं। पुराणों के अनुसार नर्मदा की जन्म कथा कुछ यूं है। समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर अमरकंटक के इसी पर्वत शिखर पर ध्यान मग्न थे। तब अनजाने में कभी किसी समय उनके नीलकंठ से नर्मदा बह निकली। जन्म लेते ही वो शिव की तपस्या में लीन हो गई। शिवजी ने जब आंखें खोली तो सामने इस असाधारण तपस्विनी को पाया। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वर देते हुए कहा, तुम अमृतमयी होगी, तुम्हारे दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होगी। नर्मदा को शिव सुता भी कहा जाता है। देवी नर्मदा का प्राचीन मंदिर नर्मदा कुंड के दाहिनी ओर स्थित है। इसके गर्भगृह में 4 विभिन्न शिलापट्टों द्वारा निर्मित नर्मदा देवी की प्रतिमा स्थापित है। 10वीं या 11वीं सदी में कलचुरी राजाओं द्वारा इस नर्मदा प्रतिमा का निर्माण कराया गया होगा। अमरकंटक के मंदिर को कलचुरी नरेश कर्णदेव ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के मूल निवासी गोंड हैं और यह भूमि गोंडवाना के नाम से जानी जाती है। यहाँ का भूप्रदेश जड़ी बूटियों से पटा पड़ा है और यहाँ के निवासी भी उनके औषधि गुणों में गहन आस्था रखते हैं। अमरकंटक निवासी स्वामी रामेश्वरानंद जी ने हमें बताया,
पंच महाभूतों से हमारा शरीर बनता है और पंच महाभूतों से ही जो है जलियों का निर्माण होता है। जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु, ऐसे 5 महाभूत जो है जड़ियों को बनाते हैं। और जिसमें जिसकी प्रधानता होती है वो वैसा ही गुणकारी होता है। जब भी हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमियां आती है तो जड़ी बूटियों से हम उसे पूरा करते हैं। इसका जो ज्ञान है अब लुप्त होते जा रहा है। नाड़ी परीक्षण से जो है हम रोगों का पता लगाते हैं। वात, पित्त, कफ देखकर जो है 140 बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वात से 80 प्रकार की बीमारियां, पित्त से 40 प्रकार की और कफ से 20 प्रकार की बीमारियां आयुर्वेद में बताई गई हैं। जो नाड़ी पकड़ने से, नाड़ी छूने से, नाड़ी ज्ञान से रोगों का पता लग जाता है हमें, तो उसका इलाज जो है संभव हो जाता है। नर्मदा को चिर कुमारी माना जाता है। इसी कारण नर्मदा की परिक्रमा करना पुण्यदायक माना जाता है। नर्मदा संसार की एकमात्र नदी है जिसे परिक्रमा का सम्मान प्राप्त है। नर्मदा को पश्चिम वाहिनी कहा जाता है। इसके बारे में एक कथा सुनाई जाती है। ब्रह्मपुत्र सोण का विवाह नर्मदा से तय हुआ था, लेकिन युवराज सोण ने किसी दासी पर मोहित होकर उससे विवाह रचा लिया। इससे क्रोधित नर्मदा सोण नदा के प्रवाह के विरुद्ध दिशा यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई। अपने उद्गम स्थान से 6 किलोमीटर दूर जाते ही नर्मदा 150 फुट की छलांग लगाती अपने रेवा नाम को सार्थक करती नजर आती है। यही है कपिलधारा जलप्रपात और यही तपोभूमि है महर्षि कपिल की। थोड़ी ही दूर आगे चलकर हमें एक और प्रपात दिखाई देता है। एक जनश्रुति के अनुसार नर्मदा ने किसी बघेल वंशी नरेश को प्रसन्न होकर दूध धारा के रूप में यहां दर्शन दिए थे। चट्टानों पर गिरती ये जल की धारा दूध का आभास देती है, इसीलिए इसे दूध धारा कहते हैं। श्रद्धालु यहां स्नान करते नजर आए। नर्मदा के हर रूप को मैं अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता रहा। जितना उसके सौंदर्य को समेटता, उतनी ही लालसा बढ़ती जाती। मध्य प्रदेश सरकार के सक्रिय सहयोग के लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। पश्चिम वाहिनी नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से जब खुले मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो सीधे जबलपुर आने के बजाय दक्षिण की ओर एक बड़ा गोल घुमाव लेती है। इसी अर्ध चंद्राकार के मध्य में स्थित है मंडला। इतिहास बताता है कि गोंड राजा दलपति शाह मंडला के शासक थे। चंदेल राजा की रूपवती कन्या दुर्गावती से उनका विवाह हुआ था, परंतु 4 वर्ष बाद ही सन 1548 में राजा दलपति शाह की असमय मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण की ओर से मंडला राज्य की बागडोर संभाली। 16 वर्ष तक उसने कुशलता से शासन किया। मंडला से लगभग
20 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा तट पर स्थित रामनगर का खंडहर बना दुर्ग आज भी गौड़ साम्राज्य के वैभव का स्मारक है। मंडला में स्थित मध्य प्रदेश शासकीय संग्रहालय में नर्मदा घाटी से प्राप्त शिल्प एवं तरह तरह की चीजें रखी गई हैं। संग्रहालय की गाइड श्रीमती हेमांती शुक्ला ने हमें बताया, ये डायनासोर का अस्थि का जीवाश्म है। ये इसकी जांग के हिस्से का पार्ट है और ये लगभग 10 करोड़ साल पहले का है और ये जबलपुर के निकट गौर घाटी में प्राप्त हुआ। ये जांग की हड्डी का एक ही पार्ट मिला है, पर ऐसा लगता है कि पूर्व में यहाँ डायनासोर का अस्तित्व रहा होगा और ये एक हिस्सा है, हो सकता भविष्य में इसका पूरा हिस्सा मिल जाए। ये मंडला में जो फॉसिल संग्रहित है वो घुघुआ नेशनल पार्क, पारा पानी, पाला सुंदर आदि जगह से यहाँ लाके संग्रहित किए गए हैं। मंडला से रामनगर जाते हुए हमें बंजर नदी को पार करना पड़ता है। बंजर नदी पहली बड़ी नदी है जो नर्मदा में मंडला घाट के पास समा जाती है। पथरीली जमीन हो या नर्म तल, नर्मदा जो कि रेवा भी कही जाती है, अपनी गति से उछलती, नाचती, कभी चंचला बनकर कभी गंभीर रूप लेकर प्रवाहित होती रहती है। इसके किनारों पर साधु संतों का डेरा लगा ही रहता है। जटाधारी साधु बैरागी एक अलग ही छवि जनमानस में छोड़ते हैं और मैं मानता हूं कि इनका रूप कैमरे के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। मंडला से थोड़ी ही दूरी पर नर्मदा पथरीली चट्टानों से टकराकर 7 धाराओं में बंटती है। यहाँ के चित्रांकन के दौरान उन पत्थरों पर चलना बहुत ही कठिन कार्य था, लेकिन न जाने किस प्रेरणा के तहत हम हर मुश्किल का सामना सफलता से करते रहे। नर्मदा के किनारे कई शताब्दियों से कई संस्कृतियां पनप रही हैं। बरसों से नदी का बहाव बदलता रहने के कारण मिट्टी नर्म है। इस नर्म और मुलायम मिट्टी से कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाते आए हैं। आज की शताब्दी में भी कुम्हार समाज के हाथ उसी चपलता से चलते हैं जैसे सदियों पहले चलते थे। घड़ों का रूप तो बदला हुआ नजर आता है, पर मिट्टी का रंग वो तो वही है। इसी समाज के युवा अब बदलते हुए रहन सहन के कारण ईंटों का व्यवसाय भी अपना रहे हैं। रंग एक, रूप अनेक। नर्मदा घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है कान्हा जंगल। इसी जंगल से निकली हिरन नदी आगे जाके नर्मदा में समा जाती है। कान्हा जंगल काफी घना है। हम जब यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि वन अधिकारी बाघों की गिनती कर रहे हैं। मजे की बात यह कि बाघों की गिनती जंगल में पाए जाने वाले बाघ के पैरों के निशानों से की जाती है। नर्मदा के उपजाऊ किनारों पर जिंदगी अलग अलग रूपों में फलती फूलती रहती है। कोमल दूब, हरियाली घास, बड़े बड़े वृक्ष, घना कोहरा और धुंध वातावरण को बड़ा ही लुभावना बना देते हैं।
नर्मदा के किनारों पर कई तीर्थ स्थल और घाट हैं। नरसिंहपुर जिले का बरमान घाट इन्हीं में से एक तीर्थ स्थान है। कहते हैं ब्रह्मा ने यहीं तपस्या की थी। एक सिद्धि क्षेत्र है जहां पर तपस्या शीघ्र फलती है। कहते हैं कि गंगा और हिमालय से पहले भी नर्मदा विद्यमान थी। यदि गंगा श्रेष्ठ है तो नर्मदा को ज्येष्ठ होने का मान प्राप्त है। इस चित्रांकन के कारण हो रही मेरी नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब हम जबलपुर पहुंचे तो वहां मेरी पहचान जबलपुर के निवासी रेखा चित्रकार एवं लेखक श्री अमृतलाल वेगड़ जी से हुई। उन्होंने हमें बताया, संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। श्रेष्ठ भले ही गंगा हो, लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है, क्योंकि जब गंगा नहीं थी, हिमालय नहीं था, नर्मदा तब भी थी, विंध्याचल और सतपुड़ा तब भी थे। ये हमारे देश का सबसे प्राचीन भूभाग है। संसार में एकमात्र नर्मदा की ही परिक्रमा की जाती है। सैकड़ों वर्षों से हजारों परिक्रमावासी इस नदी की परिक्रमा करते आ रहे हैं। मैंने भी इस नदी की परिक्रमा की, लेकिन मेरा तरीका दूसरा था। मेरा उद्देश्य धार्मिक नहीं रहा, सांस्कृतिक था। मेरी पदयात्रा सांस्कृतिक रही। मैंने ये यात्रा खंड खंड में की और इसके अनेक रेखांकन किए। उन रेखांकनों से कोलाज चित्र बनाए और पुस्तकें लिखी। 3 वर्ष पहले मुझे 75वां साल लगा तो मैंने इस नदी की 2 बार परिक्रमा शुरू कर दी है और दूसरी परिक्रमा में मेरी पत्नी भी मेरे साथ चलती है और हम लोग करीब 500 किलोमीटर चल चुके हैं। भेड़ा घाट जबलपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर संगमरमर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती रेवा यानी नर्मदा। ऐसा लगता है मानो किसी शिल्पकार ने चांदी के बड़े बड़े टुकड़े आड़े तिरछे काटकर एक जगह रख दिए हों। यही है धुएं की धारा, धुआंधार जलप्रपात। अद्भुत दृश्य। इसकी शोभा का बयान शब्दों में करना असंभव है। वैसे भी मैं चित्रकार हूं, लेखक नहीं। यह दृश्य ही मेरी वाणी है। भेड़ा घाट से कुछ ही दूरी पर हमारी कार एक नदी के पुल के ऊपर से गुजरी। रुक के पता किया तो मालूम हुआ कि कान्हा के जंगल से निकली हिरन नदी यही है। यह दूसरी बड़ी नदी है जो भेड़ा घाट के पास नर्मदा में समा जाती है। जल एक दुर्लभ प्राकृतिक साधन है जिसका उपयोग मानवीय जीवन के कल्याण और प्रगति के लिए किया जाता रहा है। इसी सोच के तहत मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन ने नर्मदा की जल विद्युत क्षमता का दोहन करना तय किया है। इंदिरा सागर परियोजना इसका साक्षात रूप है। खंडवा के पूर्व निमाड़ में यह परियोजना आकार ले रही है। इसके तहत 3000 मेगावाट बिजली पैदा करना संभव होगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक वृद्धि तो होगी ही, पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल इस इलाके में नर्मदा मैया की कृपा से मिर्ची, कपास और गन्ने जैसी नकदी फसल की पैदावार हो रही है। इन फसलों के साथ साथ
इनसे जुड़े छोटे छोटे व्यापार भी यहाँ फल फूल रहे हैं। गुड़ बनाने का कारोबार यहाँ के काफी गांव की रोजी रोटी है। नर्मदा नदी में 12 मास पानी रहता है, जिसकी वजह से इसके किनारे कई गांव बसते गए। आधुनिक सुविधाओं के आ जाने से ये गांव शहरों में परिवर्तित होते गए। ऐसा ही एक शहर है होशंगाबाद, जिसका नामकरण होशंग शाह के नाम से हुआ है, परंतु पौराणिक काल में यह नगर नर्मदापुरम कहा जाता था। होशंगाबाद का सेठानी घाट हिंदू संस्कृति में विशिष्ट स्थान रखता है। यहां लोग श्राद्ध संस्कार के लिए आते हैं। सेठानी घाट पर नर्मदा माई का मंदिर है, शिवालय है तथा प्राचीन जगदीश मंदिर है। होशंगाबाद से 5 मील की दूरी पर तवा नदी नर्मदा से मिलती है। तवा का मटमैला पानी और नर्मदा का नीला जल संगम में कुछ दूर तक आपस में विलीन नहीं होते, इसलिए यह एक अनूठा दृश्य दिखता है। होशंगाबाद का एक और महत्व है नर्मदा नदी के किनारे पाए गए 2000 साल पुराने शिलालेख। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी देखभाल की जा रही है। नदी किनारे की उपजाऊ जमीन हमेशा से अपनी गोद में संस्कृतियों को पनपने का अवसर देती रही है। परिवार, कुनबा, जाति और समाज और फिर एक बड़ा सा गांव यहां बस जाता है। होशंगाबाद के पास ही नदी किनारे बसे बुधनी गांव के विश्वकर्मा समाज के लोग यहां अपनी कला से जीवन निर्वाह करते हैं। इस छोटे से गांव में भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्वकर्मा कारीगर अपने हाथों में छुपे जादू का इस्तेमाल करते हुए जंगली लकड़ी को विविध सुंदर रूप देते हैं। घर का हर एक व्यक्ति व्यवसाय में अपना अपना हिस्सा जिम्मेदारी से उठाता है। रंग चढ़ते हैं और खिलौना आकार लेता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कला के लिए बाजार तुरंत उपलब्ध है। सजावट की ये चीजें और खिलौने ये लोग पास ही से गुजर रहे महामार्ग पर ठेले लगाकर बेचते नजर आते हैं। हम जब यहां से आगे बढ़े तो पाया एक मुखी श्री दत्त मंदिर और हमने भी दत्त गुरु के दर्शन किए। हेलीकॉप्टर द्वारा चित्रांकन करते समय हमने इंदिरा सागर की विशालता महसूस की। इस योजना के तहत नर्मदा नदी पर 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 छोटी परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। पानी के नीचे आने वाले गांवों को दूसरी जगहों पर पुनः स्थापित किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाली रेल की पातें भी दूसरे रास्ते पर बिछाई गई हैं।
इसी क्षेत्र में स्थित सिंगाजी नामक एक बड़े महात्मा की समाधि को बरकरार रखने के लिए नदी के बीचों बीच कुएं जैसी व्यवस्था की गई है, ताकि पानी समाधि के अगल बगल से गुजर सके, जिससे परियोजना का कार्य जारी रहे और लोग समाधि का दर्शन लाभ भी उठा सके। नर्मदा नदी के उत्तरी तट टापू पर स्थित है ओंकारेश्वर। इंदौर और खंडवा शहर से लगभग 77 किलोमीटर दूर स्थित ओंकारेश्वर, जिसे मानधाता ओंकारेश्वर भी कहते हैं, हिंदू संस्कृति के पूजनीय 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ओंकारेश्वर की उत्तरी पहाड़ी विंध्याचल है तथा दक्षिण की सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच पावन सलिला नर्मदा एक गहरी शांत धारा बनती है। संपूर्ण स्थल अत्यंत सुरम्य एवं दर्शनीय है। माघ शुक्ल सप्तमी नर्मदा का जन्मदिन माना जाता है। ओंकारेश्वर में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। नर्मदा नदी पर सुंदर घाट का निर्माण किया गया है, ताकि भक्तगण स्नान कर सकें। नर्मदा के जन्मदिन पर रात में नर्मदा में दीपदान किया जाता है। पटाखों की आवाज और रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमगा उठता है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के ऊपरी भाग पर NHPC एवं मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम नर्मदा हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत 520 मेगावाट बिजली का निर्माण होगा। इससे 529 गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार नर्मदा माई की कृपा से यह क्षेत्र चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ओंकारेश्वर के बाद नर्मदा तट पर बसा एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है महेश्वर। होलकरों का उज्जवल इतिहास और उनका नाम हमें इंदौर तक खींच ले गया। होलकरों की राजधानी कई सालों तक इंदौर रही। खंडेराव होलकर की असमय मृत्यु के बाद राजसत्ता की बागडोर होलकरों की बहू अहिल्याबाई के हाथ आई। शिव भक्त अहिल्याबाई ने अत्यंत सादे तरीके से जीवन व्यतीत किया। अपने राज्य को ईश्वरीय कृपा समझकर उसमें लोक सेवारत रहना उन्होंने अपना कर्तव्य माना। वे इंदौर स्थित राजबाड़ा से
अपनी राजधानी और तख्त महेश्वर ले आईं। तख्त को उन्होंने अत्यंत सादगी से सजाया था। नर्मदा किनारे पैदा हो रहे कपास का लाभ उठाकर उन्होंने सूत व्यवसाय को बढ़ावा दिया। सन 1765 में अहिल्याबाई ने गुजरात और महाराष्ट्र के बुनकरों को बुलवाकर साड़ी के व्यवसाय को विकसित करने के लिए 1000 से अधिक करघे लगवाए। यहां पर बनी साड़ियां आज भी काफी लोकप्रिय हैं। महेश्वरी साड़ियों पर मुख्यतः महेश्वर के मंदिरों, छत्रियों, सुरम्य दुर्गों के साथ साथ विविध कलाकृतियों, बेलबूटियों और फूल पत्रियों का बड़े ही कलात्मक ढंग से चित्रांकन किया जाता है। अहिल्याबाई ने कई मंदिर बनवाए, घाट बनवाए। महेश्वर का अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर भारतीय वास्तुशिल्प का सुंदर नमूना है। यहां मंदिर के कलात्मक प्रांगण में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। महेश्वर के माटी में बना महिलाएं नर्मदा में दीप दान करते हुए मंगल कामनाएं करती हैं, मन्नतें मांगती हैं। महेश्वर घाट त्याग और परोपकार की देवी अहिल्याबाई की अक्षय कीर्ति का संदेश आज भी दे रहा है। कुमारी चंचल नटखट नर्मदा आगे सहस्त्रधारा में परिवर्तित होकर अत्यंत वेगवती बन जाती है। नर्मदा के किनारे कई पीढ़ियां फल फूल रही हैं। पशु पक्षियों की प्यास बुझाती, ग्रामीण जीवन को खुशहाली देती नर्मदा। इसका दर्शन प्रतिदिन पाना पुण्य कर्म माना जाता है। नर्मदा के प्रवाह के साथ साथ चलते हम कई छोटे छोटे गांवों से गुजरते रहे। शहरों की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर यहाँ का माहौल हमें शांत और सुरम्य लगा। भेड़ बकरियों के स्वर, बैलों के गले की घंटियों की आवाजें, बहते पानी की कलकल, मिट्टी भरी पगडंडियां, सब कुछ इतना मोहक कि पल भर के लिए हम सभी इसमें खो गए। रानी रूपमती और बाज बहादुर का मांडू यानी मांडवगढ़। मंडला की रानी दुर्गावती ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को युद्ध में हरा दिया था।
उसके बाद सुल्तान ने अपना सारा समय कविता और संगीत में बिताना शुरू किया। रानी रूपमती अनन्य नर्मदा भक्त थीं। नर्मदा दर्शन के बिना पानी का घूंट पीना भी उसे गवारा नहीं था। सुल्तान ने इसीलिए एक छज्जा बनवाया था, जहां से रानी रूपमती नर्मदा मैया के दर्शन प्रतिदिन किया करती थी। मांडू से आगे निकलती हुई नर्मदा बड़वानी घाट से गुजरकर नेमावर की ओर बढ़ती है। परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्या भूमि नेमावर। इसी के नजदीक हंडिया नामक स्थान के करीब नर्मदा का नाभि स्थल स्थित है। इसे नर्मदा परिक्रमावासी परिक्रमा का मध्य बिंदु मानते हैं और इसके दर्शन तथा पूजा के लिए नौका से जाते हैं। नेमावर का प्रसिद्ध शिव मंदिर, इसकी देखभाल अब भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से की जाती है। यहां से आगे बढ़ते रास्ते और सतपुड़ा की पर्वतमाला में पड़ती है जैनों की तीर्थ स्थली बावन गजा। भगवान आदिनाथ की 84 फुट लंबी प्रतिमा बावन गजा में स्थित है। यहीं पर 11 मंदिर और तलहटी में 19 मंदिर बने हैं। लोक श्रुति के अनुसार रावण का भाई कुंभकर्ण और रावण का बेटा इंद्रजीत चूलगिरी 52 गजा से मोक्षगामी हुए थे। इन्हीं पहाड़ियों में से एक पर रावण की रानी मंदोदरी के नाम से एक प्रासाद बना हुआ है। इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के लिए करीबन 800 सीढ़ियां हमारी टीम चढ़ी। ऊपर पहुंचने पर सूर्योदय का अनुपम दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। नर्मदा की धारा अपनी मस्ती और अपनी गति से सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरती हुई गुजरात में बड़ौदा के नजदीक बसे केवाड़िया गांव पहुंचती है। यहीं साकार हो रही है सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना के तहत गुजरात राज्य के 14 जिलों के 62 तालुकाओं में और उनके 3,360 गांवों में 1,793 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। 135 शहरी विस्तार और तकरीबन 8,000 गांवों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। यह परियोजना सरदार पटेल के सपने का मूर्त रूप है।
सरदार सरोवर विश्व का दूसरे क्रम का विशाल बांध है। एक जापानी कंपनी के सहयोग से नदी के तल में बिजली घर और बिजली निर्माण प्रक्रिया जारी है। इससे 1450 मेगावाट बिजली का निर्माण होगा। सरदार सरोवर की वजह से काटे गए या डूबे हुए प्रत्येक वृक्ष के बदले दूसरे स्थान पर वृक्ष लगाकर वनीकरण किया गया है। इसीलिए चारों ओर हरियाली नजर आती है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए जलाशय के किनारे विविध रमणीय स्थान विकसित किए गए हैं। केवाड़िया गांव से आगे गरुड़ेश्वर मंदिर है। सरदार सरोवर से आगे बढ़कर अंत में नर्मदा पहुंचती है भड़ोंच। अमरकंटक की छोटी सी बालिका प्रौढ़ा बनकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। यहां नर्मदा का पाट 20 किलोमीटर चौड़ा है। ये है विमलेश्वर गांव। ये गांव बलौच के सामने वाले तट पर समुद्र के निकट है। यहाँ शिवजी के 2 मंदिर वमलनाथ और रत्नेश्वर हैं। परिक्रमा करने वाले यात्री यहां से नाव में बैठकर समुद्र पार कर नर्मदा के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में नर्मदा और समुद्र के संगम पर श्रद्धा स्वरूप नारियल तथा चूड़ियां नर्मदा को अर्पण की जाती हैं। इस तरह सदियों से अविरल बह रही अमृतमयी नर्मदा 1312 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। कहते हैं सरस्वती, गंगा और नर्मदा में स्नान दान एक समान माना जाता है। नर्मदा राष्ट्र की आराध्या है, सभी धर्म के लोगों की श्रद्धा का स्थान है। अपने सफर में नर्मदा मैया के पीछे पीछे चलकर मैंने इसके हर रूप, हर रंग के दर्शन तो किए ही, अनेक जानकारियों से भी अपने आप को मालामाल किया। मेरा और मेरे दल का ये छोटा सा प्रयास नर्मदा के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है। जय नर्मदा मैया।